दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग 66th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो 10 प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग से, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 67th, 68th और 69th का डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए आज के प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये देखिए, 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम a मान लेते हैं, ठीक है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b इंटू a प्लस b लिखते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो पहले क्या कर लेंगे, 598 प्लस 479, ये a हो गया, माइनस b, तो माइनस करना है तो माइनस 598 प्लस 479, इतना हो गया a माइनस b। a प्लस b करेंगे तो क्या आएगा, इनटू में है 598 प्लस 479 प्लस 598 माइनस 479, ठीक है, और नीचे में ये आ गया 598 इंटू 479। अब यहाँ पे क्या कट गया, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या कट गया, माइनस प्लस, हमारे पास आ गया 2 इंटू 479 इंटू 2 इंटू 598, ठीक है, अपॉन 598 इंटू 479, ठीक है। इससे ये कटा, इससे ये कटा, हमारे पास बचा क्या, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो उत्तर हमारा ए हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। याद यही रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले एक ये देख लेते हैं कि एक 50 डेज मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 50 दिन में बीपीएससी के पीटी से संबंधित 8 विषयों को अलग अलग भाग में बांट के हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये डिस्कशन जो है सो घटना चक्र बेस्ड होगा। इसके अतिरिक्त जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये सब कुछ निःशुल्क होगा, बस एक रजिस्ट्रेशन फ़ी है 299 रुपया का, वो आप लोगों को इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए सवाल क्या है, एक शहर की जनसंख्या इतना है, ठीक है, यदि वह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। ब्लैक से लिख के देखते हैं। अब यहाँ पे हमको ध्यान में ये रखना है कि फार्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। 5% की दर से सालाना बढ़ने की बात है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n, ठीक है। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यदि इसको डालेंगे तो 176400, ये P हो गया। 1 प्लस R यानी 5% अपॉन 100, n कितना है, 2 वर्ष, n यानी टाइम होता है 2 वर्ष। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, 5% की दर से बढ़ रहा है, तो यानी पहले वर्ष 5% बढ़ा, दूसरे वर्ष भी 5% बढ़ेगा, लेकिन ये 5% इंक्लूड करने के बाद जो जनसंख्या होगा उसमें, यानी कि 10% से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब आप सोचिए कि इसमें यदि 10% ही जोड़ते हैं, 176400, इसमें 10% जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, 17640। जब भी आप इसको जोड़िएगा, आगे कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ आप सीधे ऑप्शन पे आइए। यहाँ 29, 39 से शुरू हो रहा है, जबकि ये डेटा 17 से शुरू हो रहा है। 17 का 10% बढ़ेगा तो लगभग 19 के आसपास आएगा। तो हम कुछ भी सॉल्व करने नहीं जाएंगे, यहाँ से हमारा उत्तर सीधे सीधी ए आ जाएगा, ठीक है। या तो एक तरीका ये है, आप ऐसे निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इस फार्मूला से बैठा के निकाल लीजिए। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि आप 176400 का 5% निकाल के जोड़िए, फिर जो आएगा उसका 5% निकाल के जोड़िए और आपका उत्तर हमेशा यही आएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
पिछले प्रश्न में हमने क्या सीखा? पिछले प्रश्न में हमने यही सीखा कि हर एक प्रश्न को एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर फार्मूला पे बैठा के बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमें दिमाग लगाना है और दिमाग लगाकर सवाल बना लेना है। और ये दिमाग कैसे लगेगा? तो ऑप्शन के डिफरेंस को देख के। ठीक है, हम जब ऑप्शन के डिफरेंस को देखेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में क्या हो गया था कि ये देखिए ऑप्शन का डिफरेंस 19 से शुरू हो रहा है, बाकी 29, 39, 39 से, और 17 के आसपास 10% बढ़ाने पे 19 ही आ रहा है। इसी वजह से ए के साथ हम लोग चले गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये सीरीज है और ये बेहद आसान सीरीज है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 2 यही आ रहा है। तो 2 का पावर 3 8 माइनस 4 4 आ गया। ऐसे ही 3 का पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर क्या हो गया? 27 माइनस 9 यानी 18। मिल गया आपको ट्रिक। 4 का पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर कितना हुआ? 64 माइनस 16 48। 5 का पावर 3 ये धोखा से हमने लिख दिया यहाँ पे 4 का पावर 4, ये 4 का पावर 3 ही होगा। पावर हमेशा सेम रह रहा है। 5 स्क्वायर ये 125 माइनस 25 यानी कि 100 हो गया। अब हमारा अगला निकालना है ये वाला। इसमें क्या होगा? 6 का पावर 3 माइनस 6 स्क्वायर। 6 का पावर 3 जब निकालिएगा तो ये 216 आएगा और 6 स्क्वायर कितना आता है? 36 आएगा। घटाने पे आ जाएगा 180। यही आपका उत्तर है। ठीक है, 180 कहाँ पे है? सी में है, तो ये उत्तर हमारा हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2nc3, ये है 2nc3 अपॉन या इज टू nc2 इज इक्वल टू 44:3, यही सवाल दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है और n का मान निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी हम लोग पहले इसको तोड़ लेंगे। तोड़ना तो हम सब लोगों को आता है। कैसे? NCR का फार्मूला याद है ना आप लोगों को? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये फार्मूला होता है NCR का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 2n अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3। अब ये इज टू में है, इज टू में है तो इज टू में ही हम लोग लिख लेते हैं। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसे कैसे लिखेंगे हम लोग फिर? तो 2n अपॉन 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 गुने n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन 2n अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल के चेक करेंगे। वैल्यू कहाँ से उठाएंगे? तो ये ऑप्शन से उठाएंगे। तो आप यहाँ पे वैल्यू यदि 6 उठा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सो देखिए, ऊपर में हो जाएगा फैक्टोरियल 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12 में से 3 गया यानी फैक्टोरियल 9। ठीक है, दूसरा इधर आइए फैक्टोरियल 3 गुने यहाँ पे क्या आएगा? फैक्टोरियल 4, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 गुने फैक्टोरियल 2। सॉल्व करते चलेंगे, इसी को यहाँ सॉल्व करते हैं। 9 से ये कटेगा तो ऊपर में बच गया 10 गुने 11 गुने 12। ठीक है, नीचे में फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6। यहाँ पे आते हैं फैक्टोरियल 4 से ये कट जाएगा तो फैक्टोरियल 2 तो देखिए ये फैक्टोरियल 2 जो है ये हमने यहाँ लिख दिया। अब फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6 है तो नीचे में हमारे पास 5 इंटू 6 5 गुणे 6 बचा, बाकी चीज़ें कट गई। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। काटेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? 6 से 12 कट गया 2 मरतबे, 5 से 10 कट गया 2, तो ऊपर में क्या बचा? 2 गुने 11 गुने 2। ये फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 से इसे काट दीजिए 3 मरतबे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 44
अपॉन 3, यही 44/3 जो RHS साइड है ना, तो इससे हमारा जो आंसर है वो आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए बेहद आसान सवाल है। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो m संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये योग हो जाएगा n स्क्वायर गुने m। ठीक है, ऐसे ही n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो n संख्याओं का योग हो जाएगा n गुने m स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें योग जब पता चल गया है तो फिर हम m प्लस n संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, n स्क्वायर गुणे m प्लस n गुणे m स्क्वायर। और औसत निकालने के लिए क्या होता है, जितनी भी संख्या दी जाती है, जैसे यहाँ m प्लस n है तो उन संख्या से भाग दे देते हैं। तो ये हो गया m प्लस n। अब आइए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो हम m n कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में आ गया m प्लस n। ठीक है, अपॉन m प्लस n, m बाई m प्लस n अपॉन m प्लस n कट गया, जो बचा वही हमारा उत्तर हो गया। बचा क्या, mn, तो यहाँ पे उत्तर हमारा हो गया C। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों में के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं तथा 8 तीनों खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। बेहद आसान है। क्या करना है, फुटबॉल खेलने वाले कुल फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर हैं 29। इसमें दे दिया गया है कि 12 हॉकी और बास्केटबॉल तथा 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो इन दोनों को घटा देंगे इसमें से, -12 -15, तो हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ दिया गया है कि 8 तीनों खेलते हैं, तो ये 8 जो है वो इस 12 और 15 में ही तो इंक्लूड है, तो इसीलिए हम अब 8 को जोड़ देंगे। जब 8 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 10। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर जो है वो केवल 10 रहेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि मोहन एक काम को 25 दिन में करेगा, सोहन एक काम को 20 दिन में करेगा। तो मोहन के एक दिन का काम 1/25, सोहन के एक दिन का काम 1/20। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं। ये दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 25 और 20 का, ये हो गया 100, यहाँ पे आया 4, यहाँ आया 5, तो ये 9/100 हो गया एक दिन का काम। जबकि दोनों साथ में 5 दिन काम कर रहे हैं तो हम इसे 5 से गुना कर देंगे, तो ये आ गया 9/20। तो 5 दिन में 9/20 काम हो चुका है। कुल काम कितना होता है, 1, तो शेष काम कितना बचा, 1 - 9/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/20। अब यही पूछ रहा है कि शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। तो सोहन एक दिन का काम सोहन का 1/20 है और शेष काम 11/20 बचा हुआ है, तो यानी कि 11 दिन समय लगेगा। बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये उत्तर जो है हमारा यहाँ पे बी हो गया। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी कितने डिग्री। यही सवाल पूछा जा रहा है। इसमें तो कुछ बताने के लायक है भी नहीं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं कि 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और घड़ी 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360/12 यानी कि 30 डिग्री 1 घंटे में घड़ी की सुई घूमती है, घंटे की सुई। ठीक है, यहाँ 12 बजे से 5 बजे तक में कितना समय बीत रहा है, 5 घंटा। तो इसीलिए 30 डिग्री गुने 5 यानी कि 150 डिग्री, तो 5 बजे तक में घड़ी की सुई घूम चुकी है। अब बचा 10 मिनट समय। अब हमें पता है कि 1 घंटा में 30 डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी,
तो 30/6 यानी कि 5 डिग्री घूमेगी। ये 6 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 10 मिनट को जब 10 10 10 करके 6 बार लिखेंगे तो ये पूरा 1 घंटा हो जाता है, इसीलिए 6 से भाग दिया गया। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या हो गया, 150 डिग्री प्लस 5 डिग्री यानी कि 155 डिग्री। तो हमारा उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वर्ग निकाल के देखिए, ABCD करके जो भी वर्ग निकल जाए वही आपका उत्तर होगा। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आप गौर कीजिएगा कि ये 4 ऑप्शन में से, इस 4 ऑप्शन में से A, C और D इन तीनों में क्या है, 5 डिजिट का नंबर लिया गया है, जबकि B में 6 डिजिट का नंबर लिया गया है। तो हम सबसे पहले B से ही निकालना शुरू करेंगे। यदि B से निकल गया, ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आगे A, C, D भी चेक करेंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या उत्तर आ रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रश्न है। यदि आप लोग 10वीं कक्षा में अच्छे से पढ़े होइएगा तो ये सवाल बनाने के लिए आप लोगों को मिला होगा। इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, 1 और 2। 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और दूसरा है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। जब भी इस तरह से हो कि पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में y का हो और वाइस वर्सा भी ट्रू हो, तो हम पहले दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, फिर दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, तो हमारे पास छोटा इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, x का ये x हो गया, 7 1 8 3 1 4 2 1 3, 348x प्लस 348y इज इक्वल टू 7 3 10 2 1 3 1 4 9 8 17। ठीक है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1740/348। जब इसे भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ जो ये किया गया है इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है कि पहले समीकरण में से दूसरे को घटा देना है। आइए घटाते हैं। जब घटाएंगे तो क्या आया, x, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 86x माइनस 86y इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, 13 में से 7 गया 6, इसके बाद आ गया ये 10 में से 2 गया 8, इधर भी 86 आ गया। तो यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू आया 1। इसे भी हम यहाँ पे लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 यानी x का मान 3 आ गया। जब x का मान 3 आया तो y का मान क्या होगा, पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो ये आ गया 2। तो देखिए x का मान 3 और y का मान 2 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो आप आराम से जो है बी ऑप्शन मार सकते हैं। तो आसान सवाल था, बना सकते हैं। जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स और रीजनिंग का, वो भी यदि थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 10 में से 6-7 सवाल ऐसा है जो ज़रूर बनाया जा सकता है, क्योंकि हर एक वर्ष सवाल पूछने का जो पैटर्न है वो मिलता जुलता ही रहता है और 3-4 सवाल तो हर एक वर्ष एक जैसा ही रिपीट होता है, डेटा चेंज कर करके। तो आप बस इसको धीरे धीरे करके समझते रहिए और इससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।